जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 में कंडक्ट हुआ था उसका प्रीलिम्स का पेपर हम देखेंगे। ठीक है, ये जो पेपर खुला हुआ है, ओपन है यहाँ पर, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, हमने इससे पहले 2021 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं और जो 2023 का पेपर है वो मैंने रियल टाइम में कैसे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ 68 क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, अब जब हम 2021, 20, 19, 18 जो भी जितने पेपर है ना वो कर लेंगे, उसके बाद हम 2023 के पेपर में फिर से पूरे 100 क्वेश्चन जो हैं उनको कैसे सोल्व करना है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे। लेकिन 2023 का पेपर सोल्व करने से पहले आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। तब जाके आपको समझ में आएगा 2023 के पेपर को कैसे सोल्व करना है। यदि आपको मैं सीधे 2023 का पेपर सोल्व करवा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है ना। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगी, जब आप पीवाईक्यू जो है पहले, है ना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको लगा लेंगे। जो मैंने आपको 75 प्लस ट्रिक्स एंड पैटर्न बताया हुआ है वो आप देख लें, उसको समझ लें। ठीक है, तब जाके आपको 2023 का पेपर सॉल्व हो पाएगा सही से, है ना। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आपने 2020 का जो पेपर है वो लगा लिया होगा। यदि नहीं लगाया है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाके पहले पेपर लगाइए, है ना। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप पहले जाके 50 क्वेश्चन जो है उनको लगाइए। ठीक है, कैसे लगाना है, पहले आप जो मैंने बताया आपको 75 ट्रिक्स इन पैटर्न, उनको देखिए, है ना, उनको 2-3 बार देखिए, दिमाग में उनको फिट कीजिए उन चीज़ों को, और उसके बाद 2020 का पेपर लगाइए 50 क्वेश्चन। जब वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखिए। अभी 75 प्लस ट्रिक्स एंड पैटर्न वाली जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां जाके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। और हाँ, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 75 प्लस ट्रिक्स एंड पैटर्न है ना, इनकी 100% एक्यूरेसी नहीं है। मैंने पहले ही जो 75 प्लस ट्रिक्स एंड पैटर्न की जो वीडियो बनाई है उसमें ही बोल दिया था कि भाई इसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, है ना, एक दो गलत होंगे। ठीक है, और आपको 100 के 100 क्वेश्चन तो सही करने नहीं है ना। आपको मैक्सिमम, यदि आप 60 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं ना, 60 क्वेश्चन यदि आपने सही कर दिए, 30 गलत कर दिए, ठीक है, 10 छोड़ भी दिए, ठीक है, तो भी आपका पेपर निकल जाना है। ठीक है, तो हमको 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने। आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मेरे को 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन ये गलत करना है, 10 छोड़ना है। ठीक है, तो आप आराम से 60 क्वेश्चन का टारगेट कर सकते हैं। और जब तक ये दिमाग में नहीं रहेगा कि हमको 30 क्वेश्चन गलत करने, तो तब तक आप रिस्क नहीं ले पाओगे, और जब तक रिस्क नहीं ले पाओगे तब तक आप इस टारगेट तक पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ज्यादा टफ लग रहा है तो उसको दिमाग में रखिए कि भाई ये 10 क्वेश्चन में छोड़ने वाला हूं, उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। चलो, तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है आपको। ठीक है, अब ये देखो, पहला क्वेश्चन ही आपको मिलेगा दमदार। ठीक है, जो ट्रिक्स पैटर्न है वो सब फेल हो जाते हैं। यदि आपने वो ट्रिक्स पैटर्न देखा और ये पहला क्वेश्चन देखा, आप बोलोगे भाई ये तो फेल ही हो गया। ठीक है, तो होंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। आप इनको छोड़ भी सकते हो या फिर अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के वहां पे सोल्व कर सकते हो। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले आपको क्या करना है, नॉलेज यूज करना है। नॉलेज काम ना आए फिर आपको लॉजिक पर जाना है, फिर लॉजिक भी काम ना आए तब जाके हमको ट्रिक पर जाना है। ये एक सीक्वेंस होना चाहिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाई चारों स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, उस पर गोला मारना है कि भाई करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इसने पूछा है करेक्ट। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी लग रही है और सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको चारों स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे गोला मारना है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। फिर हमको देखना है कि सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सी है और सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, तो आप सेकंड स्टेटमेंट को देखिए। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सही लगेगी, क्योंकि प्राइवेसी के लिए। ठीक है, देखो मैं कैसे पेपर सोल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक टेक्निक जो भी सब लिख लेता हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये सब। तो मैं क्या बोल रहा था, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये आपको सही लगेगी कि प्राइवेसी के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखेंगे, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो भाई मैंडेटरी नहीं हो सकता, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं।
बाइक इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, कभी आधार मांगा क्या? आपने बाइक ली होगी, मोबाइल लिया होगा, इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, वहां पे कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपको आधार की डिटेल लग रही है कि भाई मैंडेटरी है? ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा लॉजिक आपने यहाँ पे यूज किया, तो तीसरा आपको लगेगा गलत, दूसरा लगेगा सही, ठीक है, तीसरा गलत दूसरा सही। तो देखो, तीसरा गलत है तो ये तो गया, ये भी गया, दूसरा सही है, ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ पे दूसरा है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा है नहीं, तो आपका यहाँ से सीधे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच थी, ठीक है। ये पहले होता था, अभी तो इतना हटा दिया क्योंकि पेयरिंग वाले क्वेश्चन आ गए, लेकिन दिमाग में आपको होना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा सही सबसे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट, क्या पता भाई अभी फिर 2024 में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो उनको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने की अप्रोच यही होती है कि आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा सही स्टेटमेंट कौन सी है, सबसे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट कौन सी है, उन दोनों को आपको देखना पड़ेगा, उसके थ्रू आप सीधा आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने आंसर निकाल दिया, लेकिन अभी दिमाग में क्या आएगा कि भाई देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे यहाँ पे मैंडेटरी बोला हुआ है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ भी मैंडेटरी बोला एक्सट्रीम वर्ड है। चारों स्टेटमेंट तो आपको देख रहे हैं कि चारों स्टेटमेंट गलत होने वाली स्टेटमेंट है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आपको यहाँ पे आंसर निकालना है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कैन नॉट तो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये एक लॉजिकल हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे मैंडेटरी लगा हुआ है, ठीक है, और लॉजिकल हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो ये ट्रिक पे आपको बाद में जाना है, पहले आपको लॉजिक पर जाना है, लॉजिक से भी पहले नॉलेज पे जाना है। नॉलेज हमारे पास नहीं था इस चीज को लेकर, ठीक है, नॉलेज नहीं था इस चीज को लेकर, इसलिए हमने पहले लॉजिक पर गए, लॉजिक पे काम हुआ, ठीक है, उसके बाद यदि इस पे भी नहीं होता तब हम ट्रिक पर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच होती है, ठीक है। और जब भी आपके कुछ दिमाग में कुछ लॉजिक आए ना तो उसको लिख लिया करो। ये मेरे दिमाग में आया था तो मैंने लिख लिया कि बाइक बाइक इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, कभी आधार मांगा नहीं, तो भाई आधार इतना मैंडेटरी नहीं होगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ से नॉलेज क्या मिल गया कि भाई आधार मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, कभी कभी एग्जाम में इस टाइप की स्टेटमेंट फिर से आ जाए या लैंग्वेज चेंज करके आ जाए तो आपके दिमाग में तो रहेगा ना ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो है आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर फॉर मोर देन 3 मंथ, एक तो डेटा भी था, नेगेटिव स्टेटमेंट है, डेटा भी है, तो ये स्टेटमेंट आप गलत ले भी सकते हैं। चलो, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये आपका नॉलेज बेस वाला है, ठीक है। जो नॉलेज से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं आराम से। जहाँ पे लॉजिक लग रहा है, जहाँ पे थोड़ा एलिमिनेशन चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप क्वेश्चन आराम से खुद कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अभी देखिए एम्पिलेट्स, ठीक है, एम्पिलेट्स का आप देखेंगे तो देखो, एम्पिलेट्स फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा, एटसेट्रा लगा के इसको जेनरिक स्टेटमेंट बना दी। भाई और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ओनली लिख दिया होता ना, ओनली, ठीक है, सिर्फ इनमें ही हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एटसेट्रा वर्ड लगा दिया, मतलब भाई इनके अलावा और भी चीजें वहां भी इनको यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, जेनरिक स्टेटमेंट। आपने देखा कैसे वर्ड प्ले करते हैं, यहाँ पे यदि ओनली होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, इन्होंने एटसेट्रा वर्ड लगा दिया, मतलब ये सही है। ये देखिए, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी वल्नरेबल सेक्शन की बात हो, ठीक है, तो उसको सही कंसिडर करके चलो, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वल्नरेबल ग्रुप है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी देखिए तीसरा और चौथा, थर्ड में क्या बोल रहा है, एम्पिलेट फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एक तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है, ऊपर से आप देखेंगे यूपीएससी हमको चाहता क्या, ये क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था उसका, कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये फंड है, ये लैप्सेबल है या नॉन लैप्सेबल है, ठीक है, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब यदि तीसरा गलत होता है, तीसरा गलत होता है, तो ये स्टेटमेंट आपने अपने नॉलेज से काटी है, ठीक है, एक तो नेगेटिव वर्ड था, ऊपर से नॉलेज, इतना नॉलेज आपको होना चाहिए एम्पिरियड्स यदि आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो यहां से आपने तीसरा काटा, ठीक है, ये भी तीसरा काटा। अब 1 2 और 1 2 4, अब इसमें से आपको आंसर मारना है, ठीक है। अब आप फंसेंगे 1 2 और 1 2 4 में।
मेन एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी कि भाई 1-2 मारे या 1-4 मारे। ठीक है, 2020 का पेपर मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैं इसमें नहीं बता सकता कि मैंने मेन एग्जाम में क्या किया था। ठीक है, लेकिन इंसान फंस जाएगा। ठीक है, कोई भी होगा फंस जाएगा कि भाई इसमें एक तो डेटा भी दिया हुआ है, क्या करना है इसका। अब यहाँ तो चलो इसको छोड़ो, लेकिन आने वाले टाइम में हमको क्या याद रखना है। ठीक है, उसके लिए बात करते हैं इसमें। देखो ये क्या दिया, डेटा मिनिमम दिया हुआ है ना, मिनिमम फॉर इंस्पेक्शन। अब कोई भी आप स्कीम देखिए, ठीक है, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई मिनिमम इतना काम तो हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि यहाँ पे ये बोलता 90%, 50%, 80% कुछ बोलता तो लगता कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना वर्क हो जाएगा उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बोला 10%। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, उसमें यदि हम इंस्पेक्शन की बात करें तो हम मिनिमम पे जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना कि भाई कोई भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम का, तो हमारा जो डेटा रहेगा वो मिनिमम रहेगा। तो ये आपको आने वाले एग्जाम में, ठीक है, आने वाले एग्जाम में काम आएगा कि गवर्नमेंट स्कीम का हम जब भी इंस्पेक्शन करेंगे हम मिनिमम की बात करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम काम गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि कितना डिले होता है आपको भी मालूम है। ठीक है, छोटे छोटे उस पर हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो ये हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिक क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पहला ऑप्शन होता है वो ऐसा लगता है कि भाई यही आंसर है। ठीक है, यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको पहले लगेगा कि भाई फर्स्ट इंस्टांस में कि भाई यही आंसर है। ठीक है, अनटचेबिलिटी है ना, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है, ऐसा लगेगा कि भाई यही आंसर है। लेकिन हमको यहाँ पे रुकना है। ठीक है, रुक कर फिर सोचना है कि भाई आंसर क्या है ना, इसका आंसर ये है, राइट टू इक्वालिटी। तो ये वही मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंस्टांस में आपको लगेगा कि भाई ये आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो कितना बढ़िया बनाया, अनटचेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन। तो ये होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन। यहाँ देखिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये भी नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 6 क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोर्सेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेड बाय। ठीक है, अब ये आपको इतना तो मालूम होगा कि भाई ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं होगी। ठीक है, आपने इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, आपको इतना तो मालूम होगा कि ये चीज जो बोल रहा है ये यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट तो आपकी सीधी सीधी कट जाती है। अब आ गया 50-50 में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, मैंडेटेड बाय। ये है कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब परंपरा। यहाँ पे जो कन्वेंशन का मतलब है वो है परंपरा। तो परंपरा में कभी भी मैंडेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एक्ट। ठीक है, एक्ट में कोई भी चीज मैंडेट हो सकती है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह हम इसके आंसर में पहुंच गए। अब ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में भी थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्ट अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट। ये है मेन वर्ड यहाँ पे, क्या, रिफ्लेक्ट। जो मैंने आपको बताया था ना, यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है, वर्ड प्ले, छोटे छोटे वर्ड, इन्फ्लुएंस, रिफ्लेक्ट, समझ रहे हो। तो ये है यहाँ पे वर्ड रिफ्लेक्ट, द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब रिफ्लेक्ट 1% भी हो सकता है, 0.1% भी रिफ्लेक्ट हो गया तो ये सही है। तो हम हार्ड टू डिस्प्रूव, इसको डिस्प्रूव करना हमको मुश्किल है कि भाई प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट नहीं होता होगा, वो भी ह्यूमन राइट। ठीक है, होता होगा डीपीएसपी में भी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। अब देखिए ऑल सीनियर सिटीजन, यदि इसमें हम थोड़ा लॉजिक सोचें तो भाई यदि ये होगा तो भाई अंबानी हो गया, टाटा हो गया। ठीक है, इन सबको मिलेगा ऑल सीनियर सिटीजन। चलो अंबानी तो अभी नहीं है, टाटा तो हो गया। ठीक है, टाटा को मिलने लगे, रतन टाटा को ये मिलेगा लीगल सर्विस। तो ऑल सीनियर सिटीजन, तो ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है, इनको क्या जरूरत है ना, इनको क्या जरूरत है लीगल सर्विस की, फ्री लीगल सर्विस की। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे थोड़ा लॉजिक लगा के,
तो ये स्टेटमेंट आप गलत कर देंगे, और सीनियर सिटीजन यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पर्सन विथ एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम फॉर लेस देन 2 लाख, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख। आप यहाँ देखेंगे कि पर्सन एनुअल इनकम जिनकी 1 लाख से कम है, तो ये जो है, ठीक है, ये ज़्यादा वल्नरेबल लग रहा है आपको। ठीक है, ट्रांसजेंडर तो है ही वल्नरेबल, तो ट्रांसजेंडर और पर्सन जिनकी 1 लाख से इनकम कम है, ये दोनों ज़्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं। यहाँ पे बोला ओबीसी, ठीक है, ओबीसी जिनकी 3 लाख से कम इनकम है, स्पेसिफिक कर दिया ये। ठीक है, ओबीसी तो ओबीसी जो है इसमें भी आ रहे होंगे ना, इसमें ऐसा तो नहीं बोला नहीं है कि भाई सिर्फ SC ST है ना, इसमें जनरल हो गया, ओबीसी हो गए, SC हो गए, ST हो गए, सब लोग इसमें आ गए। तो ये जो वर्ड, ये लाइन है ना पहली वाली, ये ब्रॉड है, इसको स्पेसिफिक कर दिया, और जहां भी स्पेसिफिक किया वो स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत हो जाती है। ठीक है, तो ओबीसी की बात कर रहा है, वो भी लेस देन 3 लाख, यहाँ पे 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 1 लाख में हम यहाँ पे सारी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और आंसर 1 2 हो जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फिर भी आपको थोड़ा बहुत क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि जो डायलॉग होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कुछ, डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, ये नॉन लीगली बाइंडिंग होते हैं मैक्सिमम टाइम। डिक्लेरेशन हो गए या कन्वेंशन हो गए, कन्वेंशन तब लीगली बाइंडिंग होते हैं जब वो रेटिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब रेटिफाई हो जाते हैं उसके बाद कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। नॉर्मल कन्वेंशन की हम बात करें तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। उसी तरह डिक्लेरेशन, ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं होते। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे काउंसिल है उसका चेयर कौन करता है, मिनिस्टर करते हैं, बोर्ड कमेटी इनको कौन करता है, ब्यूरोक्रेट करते हैं। उसी तरह आपको ये भी याद रखना है कि डिक्लेरेशन, कन्वेंशन, ये नॉन लीगली बाइंडिंग होते हैं। जब तक आपको नहीं पता है, जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप इनको नॉन लीगली बाइंडिंग समझ के चलना। लेकिन यदि आपको पता है, जैसे कि भाई यूएनसीसीडी हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन है ना, लेकिन वो बाइंडिंग है ना, तो जो कन्वेंशन बाइंडिंग है वो तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कन्वेंशन ऐसे हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता और क्वेश्चन आ जाए तो भाई उनको आप नॉन लीगली बाइंडिंग कंसिडर करके चलिए। और यूपीएससी भी क्या करता है, वहां पे लिख के रखेगा कि भाई ये जो कन्वेंशन है लीगली बाइंडिंग है, लेकिन आपको, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। यदि लीगली बाइंडिंग होता तो आपने पढ़ा होता, है ना। तो इस टाइप के जो कन्वेंशन होते हैं उनको आप नॉन लीगली बाइंडिंग कंसिडर करके चलिए। ट्रीटी होती है या प्रोटोकॉल होते हैं या एग्रीमेंट होते हैं, ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप क्योटो प्रोटोकॉल देख लीजिए, है ना, इस तरीके जो प्रोटोकॉल हो गए, ट्रीटी हो गए, तो ये सब जो है लीगली बाइंडिंग होते हैं। अब जैसे इसमें हम सोच सकते थे, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन यदि ये लीगली बाइंडिंग होता, ठीक है, तो हमको पता होता। और जो यहाँ उसके बगल में जो चीज़ लिखी है, ये जो चीज़ लिखी है ये ऐसी चीज़ है जो लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं। लीगली बाइंडिंग होता तो हमने पढ़ा होता। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो ये गलत, ये गलत। अब 4 और 1 3 में आपको जाना है। ठीक है, और 3 जो है हम पढ़ते ही हैं, इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे, जो पेरिस कन्वेंशन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, तालानोवा डायलॉग। ठीक है, तो 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, अल्मा अटा डिक्लेरेशन क्या होता है ये आप देख लीजिए इसको। ठीक है, इसके लिए कौन सी ट्रीटी है, डिसआर्मामेंट ट्रीटी। ठीक है, लीगली बाइंडिंग कौन सी है वो आप देख सकते हैं, है ना। और ये अंडर टू कोलिजन किस चीज़ से रिलेटेड है, यदि आपने ये किया होता तो 2022 के क्वेश्चन में फिर आया था, तो वहाँ से आप इसको बना लेते। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, अंडर टू कोलिशन सेक्रेटरीट जो है, क्लाइमेट ग्रुप जो है वो इसको, इसका सेक्रेटरीट है। ठीक है, कुछ इसके ये हैं, कॉन्क्रीट जीरो, EP 100, EP 100 जो है ये पूछा था यूपीएससी ने 2022 में, EB 100, RE 100, तो ये दिया हुआ है। तालाना डायलॉग की बात करें, हेल्प कंट्री इम्प्लीमेंट देयर NDCs, तो ये आपको थोड़ा लिख लेना चाहिए यहाँ पे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, और जो अल्माटा डिक्लेरेशन है हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं कहीं पे। हेग कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट से रिलेटेड है, ये आपने यहाँ पे देख लिया, अब कभी आएगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मेन बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन, कन्वेंशन नॉन लीगली बाइंडिंग, ट्रीटी, प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट ये लीगली बाइंडिंग। जब तक आपको नहीं पता है तब आप ये देखना, यदि पता है तो वो आप मार के चाहिए कि भाई कन्वेंशन मुझे पता है ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तब आप उसको
सही कंसिडर करके चलिए, लेकिन नहीं पता है ना, उसके बाद की चीज़ है ये। ठीक है, इसको पहले यूज़ मत कर लेना, पता चला आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दें। अब बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपका नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डीपीएसपी ये भी नॉलेज वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। तो ये तो सही है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये बताता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइन नहीं है। ये जुडिशरी जो है वो टाइम टू टाइम इसको डिफाइन करती रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, ये भी जो आप देखेंगे तो जो हमारा जुडिशरी है उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और 2। बात करें गांधी और मार्क्सिज्म के जो कॉमन क्या थे, ठीक है, ये आपको जब तक आपको इनकी दोनों की आइडियोलॉजी नहीं पता होगी तो आप इसको नहीं बना सकते। इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं चलेगा, कोई ट्रिक नहीं चलेगी। मेरा पीएसआई ऑप्शनल था तो मुझे मालूम था कि भाई मार्क्सिज्म गांधीज्म में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग है, तो मेरा मेरा ये आंसर निकल गया था। ठीक है, लेकिन ये बिना नॉलेज के ये मुश्किल है थोड़ा सा। ये देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट, यहाँ ध्यान दीजिए, अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ये जो चारों चीज दी है ना ये सही है ब्यूरोक्रेसी के लिए, लेकिन इन्होंने पूछा अप्रोप्रिएट, ये वर्ड लगा दिया, इस हिसाब से आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रियम्बल, ये देखिए सिमिलर स्टेटमेंट आ रही है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। पहला क्या बताया मैंने, सिमिलर स्टेटमेंट है, तो आंसर इन दोनों में से होगा, ये तो आप काट दो, आंसर इसमें और इसमें से होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फर्स्ट इंस्टांस में ऐसा लगेगा कि पहले ही वाला आंसर है, आप मार के आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आंसर दूसरा होता है। तो आपको यहाँ पे ठहर के आराम से थोड़ा दिमाग लगा के आंसर पे जाना है। गोल्ड ट्रंच, ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि सिमिलर ऑप्शन है, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय डब्ल्यूटीओ टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। ये देखिए सिमिलर ऑप्शन है, आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है, और हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो ये पता ही है हमको कि आईएमएफ का है। with reference to the provision with reference to the provision contained in part 4 of the constitution of india, which of the following statement is are correct। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट जो भी होती हैं दोनों साथ में कभी नहीं आएंगी। ये आप देखिए, दे शेल बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, दे शेल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। तो कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट है, वन ऑफ देम इज करेक्ट, है ना। तो आपको मालूम है कि जो नॉलेज तो आपको पता ही होगा कि भाई ये जो डीपीएसपी है ये कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सिबल नहीं है, तो आपका ये पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है ये जेनरिक स्टेटमेंट है, आप पढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, 2 3 इसका आंसर है। 19 क्वेश्चन, इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट और 6 months इवन इफ ही सी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेशन और ऑफ द स्टेट। आप यहाँ पे देखिए, आपको पहली बार में ऐसा लगेगा कि भाई सही तो है, ये तो हमने पढ़ा ही है लक्ष्मीकांत में कि भाई किसी भी पर्सन को जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का या संसद का, उसको 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ये तो हमने पढ़ा है। हमको एकदम फ्लो फ्लो में ऐसा लगेगा कि भाई सही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने बोल दिया, एलिजिबल टू वोट। एलिजिबल आप कब होते हैं, 18 साल में। ठीक है, वोट के लिए एलिजिबल तो 18 साल में होते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए क्या है, 25 साल, और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से सही हो जाएगी, है ना, ये थोड़ा आपका लॉजिक आ गया। नॉलेज तो था आपके पास, लेकिन यदि आप ये चीज ना पकड़ पाए तो आप ये गलत कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट आप देखेंगे कि परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता, ठीक है, टेम्पररी होते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही सी थिंक एज ही सी थिंक फिट। तो बात सही है, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, पता होगा। यहाँ देखिए फिर से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड
ये मैंने आपको जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न है उसमें बताया हुआ है कि जो यूपीएससी क्वेश्चन है वो यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर कुछ डिफाइन नहीं कर रहा, हर कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। जो कर रहा है वो आपको मालूम है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन of the parliament in a year but it is not mandatory to conduct all 3 session। ये स्टेटमेंट गलत है। there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year। तो ये आप पढ़े हैं लक्ष्मीकांत में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। 1-3 इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो औरंग आप देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको औरंग मिल जाएगा। ये होता है वेयर हाउस, ठीक है। अब हमको तो नहीं मालूम ना वेयर हाउस क्या है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपका जो ट्रिक थी मैंने आपको बताई थी 75% यदि प्रोबेबिलिटी किसी की बन रही तो आंसर उसी में से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%, तो 1 की 50% है, 2 की 75% है और 3 की भी 75%। तो आप जा सकते हैं कि 2-3 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जिसको बोलते हैं। और यदि आपको औरंग मालूम होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ठीक है, मालूम चल जाएगा। 1 तो नहीं है, 1 आपका ये भी गया, ये भी गया। तीसरा आपको मालूम है, सही है, ठीक है। बनियान जो आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ड आया बनिया से, बनिया, ठीक है, बनियान, बनिया। तो ये इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी, ये बात सही है, ठीक है। तो ये आपको एक तो नॉलेज होगा तो बनेगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा ट्रिक यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज मैंने आपको बता दी है ना। एग्जाम में आपको यहाँ पे इसको हैंडल कैसे करना है वो आपके ऊपर है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको नहीं बन रहा है तो आप ये 10 क्वेश्चन आप छोड़ने वाले ना आपके, तो उसमें कंसिडर करिए ना ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें मैंने आपको वो जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न है उसमें लिखना भूल गया था मैं। कुछ चीजें होती हैं दिमाग में रहती हैं, वो लिखते नहीं है अपन। तो मैं आपको क्या बता रहा था, यूपीएससी क्या करता है, जैनिज्म बुद्धिज्म को, हीनयान महायान को ये स्वैप कर देता है। हीनयान की जगह महायान कर देगा, महायान की जगह हीनयान कर देगा, ठीक है। और जैनिज्म की जगह बुद्धिज्म कर देगा, बुद्धिज्म की जगह जैनिज्म कर देगा। तो ये छोटी छोटी चीज में घुमा देते हैं। आप यहाँ पहला स्टेटमेंट देखेंगे ना, स्थविरवाद बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। हो सकता है यहाँ हीनयान बुद्धिज्म हो, ठीक है, महायान की जगह हीनयान हो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है ये फ्रेम की गई स्टेटमेंट है। और ये 2 स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई छापी हुई स्टेटमेंट है, उठा के सीधे एग्जामिनर ने छाप दिया, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये कितनी लंबी स्टेटमेंट बनाई हुई, छापी हुई स्टेटमेंट दिख रही है आपको। ये है छोटी सी स्टेटमेंट या बनाई है, ठीक है। सविरवादी बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म। यहाँ पे स्वैपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में फैक्चुअल स्टेटमेंट भी आप देखेंगे तो ये ज्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी, ठीक है। और ये जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल आपको मालूम होगा कि जो महायान बुद्धिज्म है उसी में जो बुद्धा का डेफिकेशन जो है उसकी बात की गई है। जो हम बोलते हैं ना मूर्ति मूर्ति बनाना, ठीक है, बुद्ध की, उसको भगवान के रूप में प्रस्तुत करना, तो वो महायान बुद्धिज्म जो है उन्होंने किया था। तीसरा तो सही है, इतना आपको मालूम है, तीसरा सही है। आपकी ये स्टेटमेंट तो खत्म हो गई है। और मैंने क्या बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं इतनी फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तीनों की सही होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इसको पहले ही काट दो, ठीक है। 1 आपका गया, 1 आपका यहीं से चले गया, ठीक है। अब आप बच रहे हैं तीसरे और दूसरे में, ठीक है, तब भी आप 50-50 में आ गए। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, आपको यहाँ से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया पहले कि यूपीएससी क्या करता है, जैनिज्म बुद्धिज्म हीनयान महायान, वो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न है, उसमें आप लिख लेना ये चीज, ठीक है, मैंने उसमें लिखा नहीं है। तो यूपीएससी हीनयान महायान जैनिज्म बुद्धिज्म में स्वैपिंग करता है, पहला तो ये बताया। तो आप उस हिसाब से इस स्टेटमेंट को काट सकते हैं। और दूसरी चीज, आप क्या सोच सकते हैं इसमें कि भाई तीनों स्टेटमेंट फैक्चुअल टाइप की है, ठीक है, इसमें तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा लेस है, बहुत ज्यादा कम है, तो तीनों तो सही होंगे नहीं, इसको तो वैसे ही काट दो, ठीक है, तीनों सही होंगे नहीं। तो तीसरा आपको मालूम है कि सही है, इसमें तीसरा है नहीं, ये भी गया। तो तीसरा आपका निकला कि थर्ड तो सही है, आपका सेकंड देखना है, तब भी आप 50-50 में आ गए। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव निगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। मैंने आपको 75 प्लस 6 पैटर्न की जो लिस्ट दी है उसमें लिखा था मैंने कि निगेटिव कोई टर्म है तो उसका निगेटिव कंसिक्वेंस होगा, पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव कंसिक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पूछा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया। तो हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, निगेटिव कोई इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, हम निगेटिव इंडियन पर्सपेक्टिव सोचेंगे, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट हुआ है हमारे यहाँ निगेटिव हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे जो निगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है। आप देखेंगे कि मशीन वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, तो भाई तो पॉजिटिव है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, यदि मशीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये तो पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रेलवे लाइन वर लेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये भी भाई पॉजिटिव चीज है, यदि रेलवे बिछ रही है तो इंडिया के लिए तो अच्छा है, ठीक है। और बात करें तो ये तो आफ्टर 1850 है, और ये हम फर्स्ट हाफ बोल रहे हैं, मतलब 1850 के पहले की, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और साथ में ये पॉजिटिव भी है। हेवी ड्यूटी वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, तो ये भी इंडिया के लिए तो पॉजिटिव है ना, कि भाई जो ब्रिटिश के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे उस पर हमने ड्यूटी इम्पोज कर दी है, तो वो ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, तो हमारी जो इंडियन मार्केट है वो सस्टेन कर पाएगी, ठीक है, अच्छे से चलेगी, ठीक है, उसमें ब्रिटिश माल जो है वो नहीं आएगा, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इंडिया के लिए अच्छी है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड, ये है निगेटिव स्टेटमेंट इंडिया के पर्सपेक्टिव से, समझ रहे हो। तो निगेटिव टर्मोलॉजी है, निगेटिव आंसर होगा, ये तीनों पॉजिटिव है, आया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जो जितनी भी डायनेस्टी है ना उनकी क्रोनोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, और जो आज के टाइम पे हम बात करें तो यूपीएससी का फोकस जो है वो अर्ली मेडिवल जो एम्पायर हैं, ठीक है, जो रूलर हैं उनकी क्रोनोलॉजी यूपीएससी के फोकस एरिया में, ठीक है। तो आप ये देखना, ठीक है, इसको समझना। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्रैक क्या था, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज और पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो प्रतिहारा डायनेस्टी जो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी जो राइज हुई थी वो किंग भोजा के टाइम पे, तो ये बाद में हुई थी, और फाउंडर, ठीक है, तो ये गोपाला था, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, 4-1 ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो तो आपके यहाँ पे खत्म हो गए, 4-1। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि कौन पहले आया था, ठीक है। यहाँ देखिए हुंडी, पोस्ट हर्षा, तो ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी जो है उसमें भी दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी होगी तो ये आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द बुक देसर कथा, ठीक है, देसर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश दाउस्कर, ठीक है। आप बुक देखिए और नाम देखिए, सखाराम गणेश दाउस्कर। अब आप कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितनी भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तब भी इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमको एग्जाम में, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हैप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है। हिंदी में क्या है, हिंदी में बता देता हूं, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, तो भाई जेनरिक स्टेटमेंट है, दी हो सकता है, ठीक है, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये आप सही कंसिडर करके चलेंगे ऐसी स्टेटमेंट को, ठीक है। आप मना कर सकते हैं कि नहीं किया होगा, एक और तरीका होता है क्वेश्चन को टैकल करने का, जो स्टेटमेंट है आप इसको डिस्प्रूव कर सकते हैं क्या, कि भाई इन्होंने वॉर नहीं किया होगा इस बुक में, नहीं कर सकते, तो ऐसी स्टेटमेंट को सही मान के आगे बढ़ो। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग, इंस्पायर्ड, इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड कर सकते हैं आप किसी से भी, 1% से 0.1% भी आप किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी कितने सारे इंस्पिरेशन होंगे, ठीक है, आप किसी ना किसी से इंस्पायर हुए होंगे, तो सबका महत्व तो होगा ना। तो इस बुक के थ्रू स्वदेशी मूवमेंट जो है उसमें इंस्पायर हो चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा तो हो सकते हैं ना, तो ऐसी स्टेटमेंट को सही कंसिडर करके चलो, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, 1905 में हुआ था। अब देखिए मेन ट्विस्ट कहां पर है ये स्टेटमेंट में, द यूज ऑफ देश बाय दाउस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल,
ठीक है। बंगाल रीजन जो है उसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में देश का उपयोग किया, देश वर्ड का उपयोग किया। अब आपको देखना चाहिए कि एक तो फैक्चुअल स्टेटमेंट आ रही है कि बस सिर्फ बंगाल के लिए स्पेसिफिक किया, पहली तो बात ये। दूसरा, आप नाम देखिए, सखाराम गणेश दाउस्कर, ये नाम जो है ये मराठी नाम है। अब इनको देश यदि बोलना होगा तो ये मराठा जो है ना, मराठावाड़ जो है, महाराष्ट्र जो है, उसको देश शब्द करेंगे या तो पूरे इंडिया को करेंगे, कि बंगाल के लिए देश शब्द को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि सखाराम गणेश दाउस्कर नाम लग रहा है मराठी, बात कर रहे हैं बंगाल की, तो थोड़ा सा इंपॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, वो भी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में। यदि इनको देश की बात करनी थी तो पूरे इंडिया की बात करते, या तो फिर महाराष्ट्र की ही बात करते, बंगाल की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, ये और भी जगह फैला था। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट आपको गलत लगेगी, आपका आंसर आ जाएगा 1 2। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था यूपीएससी के थ्रू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब यूपीएससी ने क्यों इसे डिलीट किया था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन इसका ट्रांसलेशन यूपीएससी ने क्या कर दिया था, असहयोग आंदोलन। इस चक्कर में जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत मान ली थी। समझ रहे हो? इसलिए जो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपका नॉलेज सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द विटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। लॉजिक क्या था इसमें कि ऑल थ्री, ठीक है, ये तीनों की बात करें हम, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, इन तीनों की हम पुस्तक जितनी बुक्स हैं, इन तीनों की हम जितनी भी बुक्स हैं सारी पढ़ते हैं। गुलामगिरी आपने सुना होगा ज्योतिबा फुले की। तो जितनी भी बुक्स हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, जो भी हम और भी चीज़ बात करें, तो हम जो हमारी एनसीईआरटी हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई उनमें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो मैंने आपको जो 75 प्लस ट्रिक्स पैटर्न में बताया था, कि आपको अपने नॉलेज पर भरोसा रखना है कि भाई यदि मैंने इनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया और ये चीज़ मुझे वहां नहीं मिली, मतलब इन तीनों की नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप आइए ऑड वन आउट में, इसका मतलब इनकी है। यहाँ देखिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्ले वापा और द्रोणा वापा डोनेट। अब यहाँ पे आप देखिए दो सिमिलर टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे, लैंड, लैंड। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से होगा। और यूपीएससी की जो फेवरेट थीम है कॉइन और लैंड भी है। कॉइन की तो बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और लैंड की बात यहाँ हो रही है। और लैंड आप देख रहे हैं 2 बार दिया हुआ है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट 2 बनाई है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, सिमिलर स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या है वो आप समझिए यूपीएससी का, कि आप वहां पे कंफ्यूज हो, आपको आता हो तो उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये यूपीएससी का मकसद होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 2 सिमिलर स्टेटमेंट में से आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ लैंड और ये बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने देखा होगा, अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन कहीं नहीं हुआ। आप बात करें एग्रीकल्चर लैंड की तो आपने वो पढ़ा होगा, जैसे पड़ती है, पोलज है, ठीक है, बंजर है, ये सब जो है क्लासिफिकेशन है जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड के। लेकिन अर्बन लैंड का क्लासिफिकेशन ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। और यदि ये बोल देते क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड तो भी बात होती, इन्होंने अर्बन लैंड लगा दिया, स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ये मेजरमेंट ऑफ लैंड की बात करें तो ये ब्रॉड हो गया। मेजरमेंट ऑफ लैंड आप कोई भी लैंड ले लीजिए, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन लैंड, रूरल लैंड, सबका मेजरमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ब्रॉड हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक कैसे, इन्होंने सिर्फ अर्बन लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए आप पढ़ेंगे ये, तो अशोक इज फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। ठीक है, कृष्णदेव राय भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अशोक ने इस तरीके से बात की थी, जो उसके इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म parametas। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है।
तो आपको क्या वर्ड ब्रेक करना है, जो परमिता से इसको ब्रेक करके सोचिए कि क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। परम, परम मतलब हम बोलते हैं ना सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, सुपर कंप्यूटर के नाम ही ऐसे होते हैं, परम। परम का मतलब क्या होता है, सुपर, बेस्ट, परफेक्ट, परफेक्शन की बात करते हैं हम, ठीक है। परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा आपने वर्ड सुना होगा। तो ये क्या है, सुपर, बेस्ट, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने इसको ब्रेक किया। तो आपने क्या देखा, पहले तो आपने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन परमितास, परमितास आप देख रहे हैं यहाँ पे एक परफेक्शन की बात कहाँ पे आ रही है, परफेक्ट, परफेक्शन, एक ये परफेक्ट की बात आ रही है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट थीम कौन सी है यूपीएससी की। इंपॉर्टेंट थीम आप देख रहे हैं कि बुद्ध जो है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ ये भी आ रहा है, ठीक है। फिर आपको एलिमिनेशन में जाना है। एलिमिनेशन में कैसे, कि जो paraमितास की बात हो रही है, paraमितास, अब ये देखिए, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का वर्ड paraमितास जो है, साउथ इंडिया का वर्ड लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा। तो आप ये स्टेटमेंट काट सकते हैं कि paraमितास ये साउथ इंडियन वर्ड तो नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक, ठीक है। ये हो गया। फिलोसफिकल स्कूल की बात करें तो हम सारे स्कूल्स पढ़ते हैं, कौन कौन से, न्याय, सांख्य, योग, ठीक है, विषय मीमांसा, ये उत्तर मीमांसा, ये आप पढ़ते ही हैं। तो जितने भी स्कूल्स हैं ये आप पढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, ठीक है। अब धर्मशास्त्र और आगे आपका बुद्धिज्म, इन दोनों में से आप देखेंगे तो यूपीएससी की फेवरेट थीम कौन सी है, वो है जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो हर साल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और धर्मशास्त्र वगैरह यहाँ से इतना कोई क्वेश्चन यूपीएससी के आए नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट थीम नहीं है यूपीएससी की, तो आप इस तरीके से इसका आंसर मार सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है परफेक्शन की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म भी है, परमात्मा paramitас का मतलब ही परफेक्शन होता है ना, इसलिए आंसर इसका सी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये छोड़िए, क्या लिखा है मैंने, छोड़ो, ठीक है, बस लिख दिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड, रखमाबाई केस ये किससे रिलेटेड है, आप देखेंगे एज ऑफ कंसेंट और रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, ये दोनों मैरिज राइट से रिलेटेड, ठीक है। ये दोनों सेम है, सेम बात कर रहे हैं, एज ऑफ कंसेंट और रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दोनों मैरिज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, कि कोई भी केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आपने कोई भी केस सुना होगा, तो वो कोई मैरिज से रिलेटेड है, तो मैरिज से रिलेटेड ही कुछ वहां पे डिस्कस हो रहा होगा, वहां एजुकेशन की तो बात करेंगे नहीं, समझ रहे हो, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात चल रही है, ठीक है, तो वहां पे मेरिट, मैरिज की तो बात करेंगे नहीं। बात करें हम वहां पे चाइल्ड लेबर की कुछ बात चल रही है, ठीक है, तो चाइल्ड लेबर में हम उनकी मैरिज की तो बात करेंगे नहीं ना, हम उनके एजुकेशन की बात करेंगे उधर, ठीक है, लेबर को कम करना है, कैसे करना है, वो सब उसकी बात करेंगे, उनकी मैरिज की तो बात नहीं करेंगे ना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि रखमाबाई केस, ये एक केस है, ठीक है, जो कोर्ट में गया होगा, तो वहां पे उसी एक मुद्दे पर बात चल रही होगी, एक केस में 10 मुद्दे नहीं आते। ये जो एज ऑफ कंसेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट है, ये एक ही मुद्दा है, ठीक है, एक ही इश्यू है, तो इसलिए ये दोनों तो एक साथ आने चाहिए, और ये जो है ये अलग आ रहा है, डिफरेंट। तो वो हम जब हिस्ट्री पढ़ना, आप हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री की बुक में, एनसीईआरटी में, तो उसमें जो एजुकेशन की, लीगल राइट की बात कर रहे थे वो हम, तो वो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, ठीक है, और ये 1884 मतलब 19th सेंचुरी के लास्ट की बात है ये। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, एक तो डिफरेंट भी है इन दोनों से, ठीक है, और ये एजुकेशन की बात हमारे नॉलेज से हम देखें तो ये हम 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमने इनकी बात करना स्टार्ट करी थी, तो इसलिए आपका आंसर 2-3 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ऑड वन आउट। यहाँ देखिए इंडिगो कल्टीवेशन, ये आप तो पढ़ते ही है, इसका आंसर आपको मालूम होगा, ठीक है, सिंथेटिक जो इंडिगो था वो यहाँ पे आ गया था, इसलिए इसका प्रोडक्शन जो था कम हो गया, और फिर यहाँ पे ये अनप्रॉफिटेबल हो गया, तो इसके थ्रू आपका इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये देखिए, वेलेस्ली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, अब इन्होंने यदि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया है वेलेस्ली ने, तो इसका मकसद क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स जो होते उनको फायदा हो, है ना, अंग्रेजों के हित में हो, ये इनके हित में हमको देखना है, ठीक है, मतलब जो वेलेस्ली था, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स जो होते उनके हित में, उनके इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन चारों में जो ब्रिटिशर्स के हित में थे, जो इंटरेस्ट में थे, वो इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंडन टू डू सो, ये एकदम इलॉजिकल लग रहा होगा आपको, ये कोई बात होती है क्या, है ना।
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने को बोला तो इन्होंने कर दिया, है ना। ये इलॉजिकल लग रहा होगा आपको, आपको ही लग रहा होगा इलॉजिकल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि भाई आप कॉलेज बना दीजिए तो इन्होंने कॉलेज बना दिया, इलॉजिकल है। फिर आप तीसरा देखिए, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएटेड विथ एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो विलियम कैरी था, है ना, इनको रोजगार दिलाना चाहता था इसलिए इन्होंने कॉलेज बना दिया। ये कौन सी बात होती है, ये भी लॉजिकल ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ बना दिया गया, स्टेटमेंट बना दी है। जो मैं बोलता हूँ ना, छापी हुई स्टेटमेंट और बनाई हुई स्टेटमेंट में आपको क्लासिफाई करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखिए, ये बनाई हुई स्टेटमेंट है, कुछ भी बना दिया, इलॉजिकल। अब पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। अब ये जो ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, इसको यदि रिवाइव करें तो ये किसके हित में, ये इंडिया के हित में, अंग्रेजों के हित में नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट में है क्या ये, कि जो ओरिएंटल लर्निंग थी उसको रिवाइव करें इंडिया में। जो ये तो ब्रिटिशर्स के जो इंटरेस्ट में तो नहीं है ना। अब ये देखिए, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, ये ब्रिटिशर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट में। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया तो ब्रिटिशर्स ने अपने हित में, अपने हित को पूरा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनाया होगा। और इनके इंटरेस्ट क्या थे, इनके इंटरेस्ट थे ऑप्शन डी। आया समझ में, कि निगेटिव टर्म का निगेटिव कंसिक्वेंस, पॉजिटिव टर्म का पॉजिटिव कंसिक्वेंस, ये कैसे एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ से पे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए उलगुलान, ये आपको, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहां पे मिल जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक, उसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू स्कॉलर लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तीनों ऑप्शन जो है फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है नहीं हो सकता जब तक आपको इसका नॉलेज ना हो, पहली बात। अब आपको कैसे आगे के लिए तैयार होना है, आपको आगे के लिए तैयार कैसे होना है, आपको जितने भी कोर्ट पोएट हैं, जो बड़े बड़े रूलर हैं, उनके कोर्ट पोएट आपको मालूम होना चाहिए। पुष्यमित्र सुंग हो गए, उनके अंदर कौन थे, पतंजलि थे। समुद्रगुप्त हो गए, हरिशेन, है ना। हमारे चंद्रगुप्त टू हो गए, इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके कोर्ट पोएट कौन थे, ठीक है। अकबर के कोर्ट पोएट कौन थे वो आपको मालूम होना चाहिए। हमारा जो क्या नाम था विजयनगर के, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के जो कोर्ट पोएट थे वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े रूलर है, जो फेवरेट थीम है यूपीएससी की, उनके कोर्ट पोएट तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। हर्षा, हर्षा का नाम भूल गया था, हर्षा। तो ये सब लिख लीजिए, इनके बारे में आपको मालूम होना कि इनके कोर्ट पोएट कौन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस टेक का। ये आपको यदि ये नहीं पता होगा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, तो आप इसको नहीं बना सकते। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ऑफ स्प्रिंग। अब इसी पर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज 2021 में यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो यूपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं इस तरह हेल्प करते हैं आपको समझने में। आपको मालूम है कि भाई अब स्टेम सेल आप पढ़िए, स्टेम सेल क्या होते हैं, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, अब ये क्या होता है, ठीक है। जर्मलाइन सेल क्या होते हैं, ये आप देखिए, जर्मलाइन सेल क्या होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है वो आप देखिए। तो ये जो वर्ड आप दिख रहे हैं ना, इनको आप सर्च कीजिए, इनके बारे में पढ़िए। ये बेसिक है, साइंस टेक का बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए 38, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये है कि एप्लीकेशन क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ऑल ऑफ द अबव होता है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये वर्ड जोड़ा है, देखो प्रेजेंट स्टेट, है ना। इन पर आपको सबसे पहले गोला मारना है, ठीक है, राउंड करना है कि भाई इन्होंने पूछा क्या है ना। हम क्या ये देखते हैं सीधे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और हमने बोला कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड है, सब में मार के जाओ। लेकिन आप देखेंगे ये कितना लॉजिकल लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वायरलेस ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। बिना वायर के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितनी लॉजिकल बात हो गई अभी। अभी तो हमने ऐसा कुछ सुना नहीं, देखा नहीं कभी, ठीक है।
क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी एंड सॉन्ग, ये उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन अभी जो जेमिनी आ गया है ना, चैट जीपीटी आ गया, वहाँ पे ये हो जा रहा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, 2020 के टाइम पे। लेकिन ये तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। विथ रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। या देखिए, वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 टू 780 नैनोमीटर। अब मैंने क्या बोला था, डेटा, डेटा के बारे में मैंने आपको बताया था, एक डेटा होता है रेंज में, एक होता है फैक्चुअल डेटा। ठीक है, फैक्चुअल एग्जैक्ट डेटा दे दिया, तो ये डेटा आप देख रहे हैं रेंज में से 375 टू 780, डेटा रेंज में, चांसेस है सही होगा। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये क्या फैक्ट है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, शॉर्ट रेंज भी हो सकता है। अब क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, रुको। VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। ठीक है, ये क्या कंपेयर किया है पहले तो ब्लूटूथ के साथ, है ना, ब्लूटूथ के साथ कंपेयर किया है। ब्लूटूथ क्या है, ओल्ड डिवाइस है, VLC क्या न्यू डिवाइस है ना, तो जब न्यू डिवाइस हमेशा ओल्ड डिवाइस से अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड से बेस्ट होती है, ये देखिए, ये मैंने लिखा भी यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी सही हो जाएगा, 1 3 तो आंसर में होना चाहिए। ठीक है, 1 3 ये गया, ये गया। ठीक है, 1 3 आंसर में। अब देखना हमको 2 को सही लें या 4 को सही लें। VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, लेकिन लेकिन हमने क्या बोला, बेस्ट होनी चाहिए, एक तो बेस्ट होनी चाहिए, तो मतलब ब्लूटूथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता होगा, लेकिन VLC में नहीं हो रहा है ना, एक तो ये सोच सकते हैं। ऊपर से आपको ये सोचना चाहिए कि कंपेयर किसके साथ किया है, कंपेयर किया है ब्लूटूथ के साथ। ब्लूटूथ के साथ जब कंपेयर किया है तो ब्लूटूथ है शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, और यहाँ पे लिखा है देखो, लॉजिक क्या है, ब्लूटूथ के साथ कंपेयर कर रहा है, और जब ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज है तो VLC शॉर्ट रेंज होगा, तो चांसेस यहाँ पर है ये ज़्यादा गलत हो। ठीक है, तो ये आपने गलत किया, इसका आंसर आपका ये आ गया, है ना। अब ये भाई मेरा भी स्टार्टिंग में तो गलत हो गया था, मैंने इसे सोचा कि भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसे गलत मानो कि, और एक्सट्रीम भी बोल रहा है कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये देखिए मैंने, आपको दिख रहा होगा ये गलत, मेरा भी गलत था फर्स्ट टाइम में। लेकिन बैठ कर 15 20 मिनट 1 घंटा ऐसे बैठा रहता हूँ मैं क्वेश्चन को लेकर कि भाई क्या दिक्कत क्या है, कहाँ पे क्या हो सकता है। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ मेरे दिमाग से निकली है, मुझे समझ में आया कि भाई जब VLC ब्लूटूथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जब ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज है तो भाई ये भी शॉर्ट रेंज होना चाहिए ना, है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई लॉन्ग रेंज की जगह शॉर्ट रेंज हो सकता है, और ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह आपको अपना कॉमन सेंस हो गया, लॉजिक हो गया, उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, सब चीज़ सभी को नहीं पता। अब आप ये किसी बुक में किस में पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे VLC क्या होता है, लेकिन कितना रिटेन कर पाओगे, कभी कभी पढ़ भी नहीं पाते, अचानक से कोई नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नया क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो अप्रोच तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। ठीक है, हिंदी मीडियम में बड़ी दिक्कत होती है, अब ये वर्ड पकड़ में नहीं आते यार हिंदी मीडियम में। मैं खुद बता दूं यार, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, लेकिन ये जो वर्ड प्ले है ना, वर्ड प्ले हिंदी में समझ में नहीं आते, तो मुझको अपना मीडियम प्री के लिए सिर्फ प्रीलिम्स में मैं जो पेपर है वो उसको इंग्लिश में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ थोड़ा इंग्लिश को लेकर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्री है, प्रीलिम्स जो है उसको इंग्लिश में दे रहा हूँ, मेंस में हिंदी में दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड प्ले हो रहा है ना, वो हिंदी में समझ में नहीं आता है। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला भाई देख रहा हो, उसको यदि कंफर्टेबल होना यदि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देने की कोशिश करना, है ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो वर्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, हिंदी में नहीं आ पाता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये लैंड कहाँ गया, ये वाला, ये देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत दिखेगा ये लैंड लैंड, लेकिन जब हिंदी में लिखा रहेगा ना, तो आपको ये वर्ड नोटिस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब नोटिस नहीं हो पाएंगे तो आप यहाँ पे उसको पता नहीं कर पाओगे कि ये सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट है, तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया कि भाई इंग्लिश चूज़ कर लो, ज़्यादा सही है, जल्दी समझ में आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, पकड़ में आ रही हैं, जो ट्रैप है वो समझ में आ रहे हैं।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, है ना, ये आप देखेंगे, इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर का कंट्रोल। तो बात सही है, जिसने भी ब्लूटूथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा होगा उसे मालूम होगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है यूपीएससी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर आ चुका है, तो इसको आप तैयार कीजिए। बात करें सेकंड ऑप्शन की बात कीजिए। सेकंड ऑप्शन को देखें तो ये बात कर रहा है क्रिप्टो करेंसी ओनली, इसका एप्लीकेशन जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में स्पेसिफिक कर दिया, गलत। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली, गलत है ना। ये देखिए, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशन, सही बात है। ठीक है, ब्लॉकचेन का यदि आपने बेसिक पढ़ा होगा आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, कार्बन कार्बन नैनो ट्यूब, दे कैन बी यूज्ड, ठीक है, दे कैन बी मेड, दे कैन बी यूज्ड, कार्बन नैनो ट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल। भाई इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनमें एग्जाम में, ठीक है, अभी आप तो सोचोगे कि भाई इसका आंसर तो ये है 134, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। लेकिन एग्जाम में ना इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, भाई चारों मार्कर आओ। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है, यदि आप ऐसा दिमाग लगाओगे हर क्वेश्चन में ना, तो आपका जो क्वेश्चन सोल्व का अप्रोच है ना वो गड़बड़ा जाएगा। आपको अपनी एक अप्रोच बना के चलनी है ना। आप सभी क्वेश्चन में यदि सेम अप्रोच लगाओगे ना, एक ही अप्रोच से चल रहे हो ना, तो भाई आपके 60 सही हो जाएंगे, 30 गलत हो जाएंगे और 10 छोड़ दो, आप निकल जाओगे। लेकिन आपने अपनी अप्रोच चेंज करी, आप इसमें दिमाग लगाने लगे, है ना, भाई यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो आप क्या करोगे भाई, इनके नंबर बढ़ते जाएगा, इनका कम होता चले जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सही हो गलत हो, आपको 30 क्वेश्चन गलत करने हैं। मान के चलो आपने ये अपनी अप्रोच इस पे लगाई, ये गलत हुआ ना, तो ये गलत आपको काउंट कर लो, ये 30 क्वेश्चन में, ये 30 क्वेश्चन जो मैंने गलत करने थे उसमें हो गया, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये लगेगी नहीं कि गलत स्टेटमेंट है, लेकिन गलत है, क्या करोगे, है ना। तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊं, मैं तो यही करूंगा, अब आपके ऊपर है आपको कितना रिस्क लेना है। मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं मैं चारों मार्क कराऊंगा, ठीक है, भले गलत हो जाए उसमें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक क्वेश्चन गलत होगा लेकिन सेम अप्रोच से मेरे 3 क्वेश्चन और सही हो जाएंगे, है ना। एट द एंड में पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन मैं वहीं दिमाग लगाने लगूंगा तो जो मेरे 3 सही हो रहे हैं ना वो भी गलत हो जाएंगे, समझ रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी है। ये देखिए, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरीके से वर्ड यूज करने लगा यूपीएससी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सब सही लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, डी मार्क के आगे जाऊंगा। ये देखिए 43, सिमिलर ऑप्शन, लीजा पाथफाइंडर, इवोल्व लीजा। अब यहाँ पे बोल रहा है द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्वेटोरियल ट्रायंगल, ये सब बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे विल की बात कर रहा है, मतलब आने वाले टाइम में इवोल्व लीजा, कुछ इवोल्व हो रहा होगा, है ना, लीजा पाथफाइंडर के बाद कुछ नया आ रहा होगा तो इवोल्व लीजा ऐसा रख दिया होगा, तो आंसर चांसेस है कि इसका आंसर ये हो। ठीक है, ये देखिए, genetic change can be introduced, a person genome can be edited, a human introduced pluripotent stem cell can be, ठीक है भाई, डी। अब बताओ यदि आपने यहाँ पे दिमाग लगाया होता, आप यहाँ भी दिमाग लगाते हैं, ये भी गलत करते, ये भी गलत करते हैं, दिमाग लगाने के बाद भी चांसेस नहीं है कि आप इसका सही आंसर निकाल दो। ठीक है, ये आपने सेम अप्रोच से चले, ये भी आपने सही डी मारा, यहाँ भी डी मारा, एक सही एक गलत, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये तरीका होता है यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करने का। अभी देखिए, प्रो न्यूक्लियर कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टेटमेंट में एज वेल एज, बोथ, वाइल ये सब आए, तो ये वहाँ क्या करते हैं, आप एक फैक्ट के साथ 2-3 फैक्ट और जोड़ देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था उस टाइम पे कि ये स्टेटमेंट हमेशा गलत नहीं होती, ये भी बताया था। यहाँ पे आपको अलर्ट होना है और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है कि एग्जामिनर डिजीज सर्च तो नहीं करेगा, है ना, बैठकर भाई की न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, कि भाई अब ये निमोनिया तो लिख दिया, अब बैठ के सर्च कर रहा है कि
क्या नाम डालना है, ये नाम दिमाग में तुरंत आने भी नहीं वाले। मेनिंगिटिस, सेप्सिस वगैरह एग्जामिनर के माइंड में ऐसे तो आने नहीं वाला, उसने कहीं देखा होगा तो ही लिख सकता है ना। वो देखा कहाँ होगा, किसी बुक में, वहां से उठा के छाप दिया, तो ये छपा हुआ स्टेटमेंट है। ये देखो मैं लिखा भी, छापा हुआ स्टेटमेंट है। एग्जामिनर जो है इसे सर्च नहीं करेगा, जो भी डिजीज है। आया समझ में क्या सोचना रहता है? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। आप अभी से सोचेंगे ना तो आप वहां पे सोच पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपने अभी 2020 का क्वेश्चन जिन्होंने सोल्व किया हुआ है मेरे वीडियो देखने से पहले, आपको सोचिए आपने ये सोचा, ठीक है। ये हमेशा सोचिए आप कि एग्जामिनर, जैसे वो एक मैंने 2023 का क्वेश्चन बताया था आपको कि जो इंडियन स्क्वायरल है ना, वो बरो करेगी ग्राउंड में, भाई सही करती होगी। एग्जामिनर हर एक इंडियन स्क्वायरल को जाके तो देख नहीं रहा ना। तो यही सोचना है, एग्जामिनर जितनी भी डिजीज है, ठीक है, सर्च तो नहीं करेगा ना। एग्जामिनर ने क्या किया भाई, ये जो लाइन देखी छपी हुई किसी बुक में, उठा के यहाँ छाप दी, ठीक है। और ये जो डिजीज के नाम है ना, वो इतने कॉमन डिजीज के नाम नहीं है जो एग्जामिनर के तुरंत माइंड में आ जाए, कि एग्जामिनर के तुरंत माइंड में आ जाए, समझ रहे हो। इसलिए आप इसको सही लेके चलिए, क्योंकि ये छपी हुई स्टेटमेंट है। क्या देखिए, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, सही बात है। दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। क्या आप देख रहे हैं, ये एकदम एक्सट्रीम बोल दिया, नो साइड इफेक्ट, किसी चीज का साइड इफेक्ट हो नहीं सकता, है ना। नो एलर्जिक रिएक्शन, ये भी नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है, एक्सट्रीम बोल दिया। एक्सट्रीम चीज यूपीएससी में गलत होती है। यहाँ देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा गलत था, है ना, लिखा डाला भी गलत, ठीक है। ये तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पहले जब ये मैंने सोल्व किया था उस टाइम पे, तब मैंने साइंस टेक नहीं पढ़ा था। साइंस टेक नहीं पढ़ा था तो मुझे पता नहीं था। ये साइंस टेक अभी आप पढ़ोगे ना, ये बेसिक क्वेश्चन है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं था। लेकिन जब पढ़ लिया तब मालूम चला है तो बेसिक क्वेश्चन है। यदि हमको नहीं मालूम उसके बाद कैसे सोल्व करना है, ये देखते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिमिलर टाइप के ऑप्शन है, मतलब आंसर इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। बात करें हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करें तो प्री में इन टॉपिक पर स्कीम पूछता है। हेल्थ पर, एजुकेशन पर जो भी स्कीम आई हुई है, तो यूपीएससी का फोकस इन पर, हेल्थ पर और एजुकेशन की बात करें, इन पर पूछता है तो स्कीम पूछता है, ये सब टर्मिनोलॉजी नहीं पूछता। आप देखिए जाके पीवाईक्यू देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थीम पे जाइए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, थीम पर जाइए, तो यूपीएससी की फेवरेट थीम क्या है, साइबर, फोकस एरिया साइबर, साइबर सिक्योरिटी। तो चांसेस है कि इसका आंसर ए हो, ठीक है। यहाँ देखिए 47 नंबर, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे कंपेयर किया है। जब कंपेयर किया है तो तीनों सही होने की चांसेस कम है, एक ना एक तो गलत होगा, ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो भाई तीनों सही होने की चांसेस कम है, तीनों में कंपेयर किया है तो मतलब तीनों की सही होने की चांसेस कम है, ठीक है। जेनरिक स्टेटमेंट है तो तीनों की सही होने की चांसेस ज्यादा है। अब देखिए, ये बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू, तो ये चीज गलत है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 3 आ जाएगा। ये बेसिक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। 48 नंबर, ये देखिए, ये भी पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पोल्यूशन। अब देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें भी ऑल ऑफ द अबव मार के जाओ एग्जाम में, चाहे गलत हो सही हो, क्योंकि इसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई ये यूजिंग फर्निश वुडन फर्नीचर, ठीक है, यहाँ से बेंजीन नहीं निकलता होगा। यूजिंग प्रोडक्ट मेड बाय पॉलीथीन, यहाँ से बेंजीन नहीं निकलता होगा, ये आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप मार के जाइए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मारिए, एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक्सपोजर है बेंजीन का किसी पॉल्यूशन का। तो यदि आप सब में एक ही जैसी अप्रोच लेके चलेंगे तो आप मान के चलो ये आपका गलत हुआ ना, लेकिन सेम अप्रोच से आपके 2 3 क्वेश्चन और सही हो जाने, एट द एंड आप पॉजिटिव रहोगे। लेकिन आप इसमें भी दिमाग लगाओगे, उसमें भी दिमाग लगाओगे, तीनों चारों क्वेश्चन में दिमाग लगाया तो पता चला 3 4 में एक ही सही हो रहा है, 3 गलत हो गए, ठीक है। और अप्रोच आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए,
आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन कैसा भी आए मेरे को ये अप्रोच फॉलो करनी है। ठीक है, एक गलत होगा लेकिन 3 सही हो जाएंगे। और सब में दिमाग लगाओगे तो भाई टाइम भी जाना है और तीनों चारों की सही होने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जानी है। ठीक है, एक तो क्या करना है हमको ये लगाना है। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा और बताता हूं मैं, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी। पांचवा आप देखिए ऑप्शन 5 कहीं पर नहीं है, मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की। तो एक इस हिसाब से जा सकते हैं कि तो 5 तो होगा नहीं, मतलब ये तो गया, ये गया। अब आप जा सकते हैं 1 2 3 1 3 4। तो 2 को आप मना नहीं कर सकते, तोबे को इसमें हो सकता है, चांसेस पर इसकी ज़्यादा हो जाएंगी इन दोनों के कंपैरिजन में आप देखें तो सही होने की चांस इसकी हो जाएगी। ठीक है, यदि आपने यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया हो तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेरा दोनों चीज़ बताना था कि आपको क्या करना है, मेन एग्जाम में क्या करना है, और मेन एग्जाम में यदि ऐसा नज़र पड़ जाए तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमी का, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। बात करें, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रिक नॉलेज, इसमें कुछ ट्रिक्स एलिमिनेशन, ठीक है, लॉजिक वगैरह नहीं लगेगा, सिर्फ नॉलेज। तो ये हो गए आपके वो 2020 के 50 क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। यदि किसी को डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और जो वीडियो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आया हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने अपना पेपर जो मैं खुद सॉल्व किया है जिसमें, ठीक है, वो यहाँ पे आपके साथ लेकर आया हूँ कि आप समझ पाएँ कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, घर में बैठकर कैसे एनालाइज करना है, कैसे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उनको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही काम आना है एट द एंड। ठीक है, नॉलेज आप कितना भी गेन कर लीजिए, वो एक उसका एक लिमिटेशन है ना। आप मान के चलो आपने विजन की मैगजीन पढ़ ली, अब विजन की मैगजीन में कुछ चीज़ छूट गई हो, पता चला उन्होंने वो उठा के पूछ दिया, अब आप क्या करोगे, 10 कोचिंग की मैगजीन पढ़ोगे क्या, नहीं पढ़ोगे, है ना। तो नॉलेज आपको रखना है, बेसिक नॉलेज आपको रखना है, जो भी आपकी बेसिक बुक है, एनसीईआरटी है, ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक है, उनका बेसिक नॉलेज आपके पास होना। ठीक है, एम्पीलेट्स क्या होता है इतना तो आपको पता होना, तभी आप ये जो स्टेटमेंट थी लैप्सेबल नॉन लैप्सेबल वो काट पाते हैं, है ना। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के दम पर पेपर निकल जाए ये बहुत मुश्किल है ना। आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर जो कट ऑफ से आराम से 15-20 नंबर ऊपर आराम से निकल पाएगा। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह हम 2020 का जो 50 आने वाले क्वेश्चन है उनको भी करेंगे कुछ टाइम में। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।